कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने क्लियरली ये बात की थी कि कैसे भारत बड़ी एरोप्लेन्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। ये वीडियो आप में से लाखों लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की और इस वीडियो के अंदर ये मेन चीज मैंने बताई थी कि कैसे एयरबस और बोइंग के बीच में चल रही डियोपोली, जियोपॉलिटिक्स और भारत का करंट एविएशन मार्केट, ये कई फैक्टर्स इंडिया को एक प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं बनाते बड़ी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन मेरी वीडियो आज के डेट में पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो चुकी है। वीडियो बनाने के कुछ समय बाद में कोविड के बाद के काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसने जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से हिला के रख दिया एविएशन वर्ल्ड के अंदर। और आज भारत उस स्टार्ट लाइन पे खड़ा है उस रेस की जो इस कंट्री को ले जाएगी एक नए शिखर पर। और हमारे देश का एविएशन मार्केट आगे जाकर वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पूरी दुनिया के अंदर। और लगातार ऐसी चीजें होते जा रही है जो क्लियरली ये बातें दर्शाती है कि अगर दुनिया में आगे जाकर कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा एविएशन इंडस्ट्री में तो वो भारत होगा। ये सब चीजें कैसी हुई इसके बारे में समझते हैं। अब जो लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको मैं जरा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने एक्चुअली क्या बोला था। बोइंग और एयरबस ये डियोपोलिस है, यानी ये दो कंपनीज बड़े पैसेंजर जेट्स की मार्केट को 100% कंट्रोल करती है। इन्होंने कई बार जो है छोटी कंपनी जैसे बोम्बार्डियर, एम्ब्रेयर, मित्सुबिशी इनको मार्केट में आने से रोका, चाहे वो लीगल मीन्स हो, इलीगल मीन्स हो, ड्यूटीज लगवाना हो, कोर्ट केसेस हो। और बेसिकली ये दोनों कंपनीज चाहे वो एयरबस हो या बोइंग, इनको अपने अपने स्पेसिफिक गवर्नमेंट से, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन गवर्नमेंट से बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिलता है और ये सपोर्ट वो बाकी कंपनीज को दबाने के लिए भी करते हैं। एट द सेम टाइम जो एक बड़ी एयरप्लेन को डेवलप करने के लिए कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस आती है वो भी मैंने इस वीडियो में बताई थी। बाकी और 4-5 विषयों पे मैंने बात की थी, वो वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली इसका ये कंक्लूजन था कि भारत के अंदर की एविएशन इंडस्ट्री इन बाकी कंट्रीज के दबाव की वजह से कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। हम छोटे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह में तो काफी आगे बढ़ लेंगे लेकिन बड़े पैसेंजर जेट्स के अंदर शायद ये ना हो पाए। लेकिन अब ये चेंज होते हुए नजर आ रहा है। जब कोविड काल खत्म हुआ तब एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से हिली हुई थी। कई कंट्रीज ने अपने कई एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया था, बड़े लेवल पे ऑर्डर्स कैंसिल हुई थी। दुनिया भर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एविएशन कंपनीज और एयरलाइंस बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर चुकी थी और इसलिए मार्केट नाजुक स्थिति में था। इसी के तुरंत बाद में या कहीं तो साथ साथ में ही चाइना यूएसए के बीच का ट्रेड वॉर अपने शिखर पे पहुंच रहा था। कोविड की वजह से रिलेशंस खराब तो थे ही, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा था कि बोइंग जो अपनी एक फाइनल असेंबली लाइन को चाइना में मेंटेन करती थी, ये अभी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट्स के बीच में टेंशन होने की वजह से अभी यहाँ पर बोइंग चाइना के अंदर अपने एक्सपांशन प्लान्स जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट घटना, जो थे बोइंग के 747 मैक्स पर आने वाले एलिगेशंस और इनफैक्ट कहीं तो प्रॉपर इश्यूज जो कि कई लोगों की जान ले लेते हैं। ये एयरक्राफ्ट क्रैश होते रहते हैं। बोइंग इसके वजह से बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाता है, जबकि एयरबस को इसके बाद में लगातार ऑर्डर्स मिलते जाते हैं। और कोई ना कोई बड़ी ऐसी चीज की जरूरत थी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो इसके करंट सिचुएशन को शिफ्ट कर सके, और यहीं पर इंडिया बाहर आता है। इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से एक था जहां पर कोविड के बाद की रिकवरी कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर थी और हमारा एविएशन मार्केट वन ऑफ द फास्टेस्ट था इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। इनफैक्ट कुछ समय बाद में ही हमने उतने पैसेंजर्स को ऑलरेडी एविएशन के थ्रू ट्रैवल करवा दिया था जो लॉकडाउन के पहले हम करवा देते थे। और आज हर साल के हर महीने में हम पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स यूजिंग एयर ट्रेवल। और इसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जहां पर लॉकडाउन की वजह से स्लो डाउन आए थे वहां पर इंडियन एविएशन मार्केट अभी भी ग्रो हो रहा था और इसलिए बाकी इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर से बढ़ना शुरू हुई। इसी के बीच में यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर होने वाली हैवी इन्फ्लेशन, फ्रांस, यूके, इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा हैवी इकोनॉमिक स्लो डाउन्स जो कि एयरबस को काफी इफेक्ट करते थे, ये चीजें होना शुरू होती है। और इन कंपनीज को अपने बॉर्डर लाइन मार्जिन को बचाने के लिए भागदौड़ी करनी पड़ती है और इनके लिए इंडिया एक सही ऑप्शन नजर आता है। रिकवरी के साथ साथ यहाँ पे जियोपॉलिटिकली हमारा नेशन सबसे सेफेस्ट नजर आ रहा था। चाइना के अंदर के टेंशन की वजह से अभी बोइंग अपने असेंबली लाइंस को यहाँ पर एक्सपांड नहीं करना चाहता था। बोइंग के कंपटीशन में ही और एयरबस के कंपटीशन में ही चाइना की कोमैक कंपनी ने भी एक जेट डेवलप किया था जो खुद इन दो कंपनीज के लिए कॉम्पिटिटिव हो सकता था। मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि कैसे ये जेट जो है इसको दबाया गया इंटरनेशनल मार्केट्स में आने से, लेकिन फिर भी ये दर्शाता था कि बोइंग का प्रेजेंस या एयरबस का प्रेजेंस चाइना में रहने की वजह से इन कंपनीज के फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी खतरा है। और इंडिया एक ऐसा मार्केट था जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स आने के चांसेस थे, जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल थी। ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में
हम थे जब यूरोप यूएस से हमारे रिलेशंस अच्छे थे और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कंपनीज ने देखना शुरू किया। 2022 आते आते हमने ये क्लियरली दर्शा दिया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना इन दोनों कंपनीज के लिए काफी अच्छा होगा। स्पेशली बोइंग के लिए ये ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो अभी रेस खो रहे थे एयरबस के कंपटीशन में। और बाद में होता यह है कि देश के अंदर के एविएशन मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। एयर इंडिया को टाटा टेक ओवर कर देता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करता है। आगे जाकर ये दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर देते हैं 450 जेट्स का, जिसके कुछ दिनों बाद में ही इंडिगो जाके 500 जेट्स का ऑर्डर दे देती है। उसके बाद में आकाशा कुछ दिनों पहले ही 150 जेट्स का ऑर्डर दे चुकी है। और ये क्लियरली दुनिया के सबसे बड़े एविएशन ऑर्डर्स है, ना सिर्फ रिसेंट कुछ सालों के अंदर लेकिन हिस्टोरिकली। अगर हम पैसेंजर सिविलियन एविएशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आगे जाकर इंडिया में चाहे वो मेंटेनेंस हो या नए प्लेन्स को पहुंचाना, इसकी नीड बढ़ेगी। और यही चीज देखते हुए बोइंग ने कई कंपनीज के साथ में टाई अप करना शुरू किया। सबसे रिसेंट में अगर हम बात करें तो टाटा और बोइंग के बीच में एक डील हुई जहां पर इनके प्लेन्स के लिए कई सारे कंपोनेंट पार्ट्स टाटा ग्रुप बनाकर देगी। एयरबस और टाटा के बीच में भी ऑलरेडी ऐसी पार्ट्स बनाने के लिए डील हो चुकी है। रिसेंटली बोइंग ने अपना यूएसए के बाहर का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु के पास में ओपन किया। इसके अलावा हमारे देश के अंदर कई जो मिलिट्री ऑर्डर्स दिए गए थे, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए हो या दूसरे प्लेन्स के लिए, उनकी भी असेंबली का कुछ हिस्सा इंडिया में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया। और बहुत ही ब्राइट नजरिए से अब इंडिया को देखना इन कंपनीज ने शुरू किया है। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एक्सपांड हो रहे हैं, जितने लोग पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, ये कंपनीज को एक इंटरनल मार्केट की भी आशा देते हैं। यानी कि ये कंपनीज अपना कॉस्ट तो कम करेंगे ही, चाइना यूरोप यूएस से बाहर आके हमारे देश में, लेकिन बेचने के लिए भी यहीं पे उनको सबसे बड़ा मार्केट है। तो ये चीज भी उनको एक्साइट कराती है और ये चीज आगे जाकर हमारे एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डेवलप करेगी। एक जमाने में जहां पर HAL के द्वारा कुछ प्लेन्स बनाए जाते थे और छोटी मोटी कंपनीज असेंबलिंग करती थी लॉकहीड मार्टिन के जैसे, वो अब बड़े लेवल पैसेंजर जेट्स पे पहुंच रही है। हालांकि अभी तक हमारे पास में कोई बड़ी असेंबली लाइन नहीं है इन प्लेन्स की और हो सकता है आने वाले कुछ सालों तक वो देखने भी नहीं मिले, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हमें ये चीज देखने मिलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग से अगर थोड़ा हम दूर भी जाए तो जो दूसरे अलाइड सर्विसेज होते हैं वो भी बड़े लेवल बड़े हैं। डोलेरा के अंदर एयरलाइन लीजिंग कंपनीज को आने की परमिशन दी गई और अरबों की इन्वेस्टमेंट के साथ में ये कंपनीज ने अपना काम अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया है। यानी भारतीय कंपनीज को प्लेन्स लीज करने के लिए बाहर देशों में जाना नहीं पड़ेगा। एयरबस, बोइंग और बाकी कंपनीज डायरेक्टली यहाँ पर ऑपरेट कर सकेगी और ये चीज आगे जाकर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मदद करने वाली है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।